होता है व्हाट इज वर्क फंक्शन? इट इज द मिनिमम क्योंकि आपको पता है जो यूनिट वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, जो जरूरत पड़ती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एजेक्ट, ये जो EJECT एग्जैक्ट वर्ड हम यूज करेंगे, टू एजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो बेटा जो मिनिमम जो एनर्जी हमें जिसकी जरूरत पड़ती है वो किसको जरूरत पड़ती है? रेडिएशन के पार्टिकल को, फोटॉन को। वो तो बीच में लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि फोटॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से निकालने के लिए, हम उसको क्या बोलेंगे? उसका वर्क फंक्शन। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट वर्क फंक्शंस, डिफरेंट मेटल के डिफरेंट वर्क फंक्शन होते हैं। तो हमारी प्रेफरेंस क्या होती है? जिस मेटल का बिल्कुल कम वर्क फंक्शन हो ताकि कम एनर्जी लगे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको हम यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने बताया था सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। तो हम एक लाइन लिख देते हैं, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट वर्क फंक्शंस। बेटा जो वर्क फंक्शंस होते हैं वो सभी के अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीजियम का जो वर्क फंक्शन है 1.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जैसे कि पोटाशियम को K बोलते हैं, तो इसका थोड़ा सा ज्यादा है 2.30 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही और भी मेटल्स हैं, जैसे सोडियम है 2.35 होता है। तो सभी का हम लिख सकते हैं ऐसे शॉर्टकट, ऐसी कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के यूनिट होते हैं। और लिथियम, तो बेटा जी सबसे ज्यादा हम किसको पसंद करेंगे? जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम है। तो जी है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट वर्क फंक्शंस। तो जी कुछ मैंने एग्जांपलें दी हैं, पहले भी लिखा था। अब मैं आपको बता रहा हूं व्हाट आर द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक फिशन। अब करते हैं लॉज। तो ये जो लॉज होते हैं ये आपने बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं। लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन लिखेंगे सीधे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलना बंद कर देते हैं, एमिशन वर्ड लिखते हैं, क्योंकि एमिशन का मतलब होता है वहां पे जब इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, एमिट का मतलब बाहर निकलना, एक होता है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट होता है सीधा निकालना। एमिशन वर्ड बड़ा है, फोटॉन का आ, वहां से इलेक्ट्रॉन के निकलने को एमिशन बोलते हैं। तो ये है लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। तो इसके लिए क्या है, अभी अभी मैंने बोला कि अलग अलग मेटलों के अलग अलग वर्क फंक्शन होते हैं। तो इसका मतलब मेटल भी कोई डिसाइड करना पड़ेगी। तो सबसे पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, जिसको हम फर्स्ट लॉ बोल सकते हैं, जहां ऐसे नंबर ही डालो, तो उसमें बेटा कर सकते हैं सबसे पहले यही बोलना पड़ेगा फॉर ए गिवन मेटल, मतलब मेटल कोई भी आ जाए। देखो ये लिखने से कितना फायदा हो गया। फॉर ए गिवन मेटल, मेटल कोई भी हो जाए, एंड गिवन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी कोई हो जाए, लेकिन उससे काम नहीं चलेगी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। मिनिमम तो सूटेबल तो चाहिए, कोई भी मेटल हो जाए और कोई भी जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी हो जाए, जहां वर्ड सूटेबल फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं क्योंकि ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दौड़ाएगी, लेकिन जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी होगी फॉर ए गिवन मेटल एंड गिवन सूटेबल फ्रीक्वेंसी, तो क्या होता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अमिट होंगे डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इधर कॉमा डाल के लिखेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनको कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, मतलब एमिशन की बात करनी है, एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, जो मेटल सरफेस से निकलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन, डायरेक्टली डिपेंड्स या प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं, अपॉन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी बोल सकते हैं, या नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है बेटा। और जितने फोटॉन्स होते हैं हम नंबर ऑफ फोटॉन्स भी लिख सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी होता है फोटॉन कितने ज्यादा है, अगर डबल है तो डबल इलेक्ट्रॉन, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, अगर दो होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो डिपेंड्स अपॉन, ये जो वर्ड है डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं, अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस।
जिसको कि नंबर ऑफ फोटॉन बोलते हैं। बेटा फोटॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, तो फोटॉन के अंदर एनर्जी भी चाहिए ना, गिनती भी चाहिए। जितनी ज्यादा गिनती होगी इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर तेजी से आएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी तेजी से निकलेंगे, ताकत ज्यादा होगी, लेकिन उनकी काउंटिंग तो ये फर्स्ट लॉ, ठीक है। फिर दूसरा लॉ क्या है, मेटल, दूसरा लॉ भी यही बोलेंगे फॉर ए गिवन मेटल। कोई भी मेटल आ जाए तो अब फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन लिखना, देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर ए गिवन मेटल, देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम, ये तो एक तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन मिल जाएगी, देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो which no photoelectric emission is possible, below which no photoelectric emission is possible, emission is possible. This minimum frequency is called as, ये दो हो गया हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बेटा ये जो डबल फायदा हो गया हमें, एक तो हमें ये पता चल गया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और उसका सिंबल भी आपको मैं बता देता हूँ, 0 नंबर वाला। ये जो 0 नंबर होता है मतलब जहां से थ्रेशिंग शुरू होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, THRESH फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो किसी भी मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके नीचे वहां से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा उसको बोलेंगे बिलो विच नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल, उसके नीचे कोई फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो ही नहीं सकता, जिसको यही बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन कोई नहीं निकलेगा। अगर फोटॉन आएंगे भी वो इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल नहीं पाएंगे, अगर निकाल भी लेंगे तो उधर ही रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे, फायदा क्या, इलेक्ट्रॉन एमिशन होनी चाहिए। तो इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक तो लॉ मिल गया दूसरा हमें, और 2 in 1 हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी मिल गई। अब बेटा इसके बाद हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर जाना है, देखना अब इससे ऊपर जाना है। ऐसे जो है क्वेश्चन याद होते हैं। जो तीसरा लॉ बना है अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब जिसकी बात अभी अभी हमने दूसरे लॉ में की है, अब कोई मेटल सेटल की बात नहीं करनी, सीधा आ जाना है कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इतनी ही एनर्जी ज्यादा होगी। आपको पता है एनर्जी का फार्मूला H/nu है, ये बार बार हम बताते हैं, और उसी में से काइनेटिक एनर्जी बननी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि जब फोटॉन आएगा वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी वो एज ए काइनेटिक एनर्जी उसके साथ जाएगी, वो तेजी से चलेगा। अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देखो ये बात लिखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब हम मिल गई ना, फिर इसको नहीं हम छोड़ने वाले, इधर इसका सिंबल भी लिख देते हैं दोबारा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर जो एनर्जी होगी, जो इसके बाद एनर्जी बनेगी, वो क्या होगी, वो जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन होगी। अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी increases the kinetic energy, या सीधा काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। देखो इलेक्ट्रॉन का नाम लिखना था, लेकिन हमने सीधा उसके साथ फोटो भी लगा दिया, जो कि फोटॉन ने निकाले हुए हैं। द काइनेटिक एनर्जी of the photoelectrons depends upon the या on the frequency only, what not depends on intensity। लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, रेडिएशन बोलते हैं। लाइट क्यों बोलना है, क्योंकि रेडिएशन बोलेंगे तो लाइट तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसलिए हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बोलेंगे। देखो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी ऊपर बढ़ती जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी। सबसे पहले वर्ड मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखा। जो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की होगी वो डिपेंड करेगी सिर्फ फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जितनी बढ़ती जाएगी उसके ऊपर। बट नॉट डिपेंड्स ऑन द, या डज नॉट भी लिख सकते हैं, या नॉट डिपेंड्स भी ठीक है,
बट नॉट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। लास्ट इसका जो चौथा लॉ है वो क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। फोटोन का आना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। तो ये लास्ट है फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस होता है मौके का प्रोसेस, means there is no time lag between the coming of photon and going of electron from the metal surface। थोड़ा सा होता है वो निग्लिजिबल होता है, 10 की पावर -9 सेकंड जो कि नैनो सेकंड होता है, इसलिए इसको हम इंस्टेंटेनियस प्रोसेस बोलते हैं। मतलब फोटॉन के आने और इलेक्ट्रॉन के जाने में कोई टाइम गैप नहीं होता है। तो ये था कि हमारे जो है कौन से लॉज हैं और क्या